अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन जनाब ये बात तो तय हो गई है कि आईनी तरमीम का मुसवदा आज ही पेश होने जा रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में बैक वक्त आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। यह बात भी तय हो गई है कि आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली इन दोनों के इजलासों में मौजूद कायमा कमेटियों के मेंबरान को भी आज ही न सिर्फ खसूसी तौर पर इजलासों में शिरकत करने के लिए हदायतनामा जारी किया गया है, बल्कि इन कायमा कमेटियों के इजलास भी आज कौमी असम्बली और सेनेट में तलब कर लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आईनी तरमीम का यह मुसवदा आज टेबल होते ही मुतलका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा और कायमा कमेटियां आज ही इस मुसवदे का न सिर्फ जायजा लेंगी बल्कि इसमें जो भी खामियां हैं उसको दूर किया जाएगा और इसके अंदर अगर कोई और नकात शामिल करने हैं तो उनको भी शामिल करके इस मुसवदे को पेश कर दिया जाएगा मुतलका प्लेटफॉर्म यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर। और मुमकिन तौर पर जिस बात के इशारे मिल रहे हैं कि ये आईनी तरमीम का मुसवदा कल कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा और इस बिल को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करके आइन का हिस्सा बना दिया जाएगा और फिर सदर ममलिकत इसकी फौरी तौर पर मंजूरी देकर गजट नोटिफिकेशन कर देंगे। ये सूरत हाल बज़ाहिर तो देखने में बहुत ही ज्यादा आसान नजर आती है जिस तरीके से मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया, लेकिन इस प्रोसीजर को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के पुल सरात से गुजरना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पुल सरात से गुजरने के लिए हुकूमत को अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगी। इसके बगैर ये 2/3 अक्सरियत का जो पुल है वो क्रॉस नहीं हो पाएगा। इस सूरत हाल में सवाल है और यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसी कौन सी आईनी तरमीम है जो आज कौमी असम्बली में पेश की जा रही है। दूसरा सवाल इस हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। तीसरा सवाल इस हवाले से है कि क्या अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस सारे अमल में एक खामोश तमाशाई का रोल प्ले करेगी या वो इन तरमीम की मंजूरी या मुखालफत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और चौथा और सबसे ज्यादा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईनी तरमीम को या इस आईनी तरमीम के मुसवदे को या इस आईनी तरमीम को बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करके इमरानदारों से इमरानदारी का एक और टेस्ट लिया जाएगा या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर बात करना और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। यह बात तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक अक्सरियत लेस हुकूमत है। अगर मुस्लिम लीग नून को अगर उसके अपने नंबर से देखा जाए तो उसके पास तो इतने नंबर्स भी मौजूद नहीं है कि वो सिंगल मेजॉरिटी के तहत हुकूमत साजी कर लेती। इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास अभी भी 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं। अब अगर हम कौमी असम्बली में नंबर्स गेम की बात करें तो कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद है 336 और 336 में से 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर बनता है 224। मौजूदा हुकूमत जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास इस वक्त कौमी असम्बली में नंबर्स की तादाद है 214 और इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली में मौजूदा हुकूमत इस नंबर्स गेम यानी 224 तक पहुंचने के लिए उसके पास जो मेंबरान की तादाद है वो कम है और इसके लिए उसे अपोजिशन की हमायत हासिल करना जरूरी है। अब अगर अपोजिशन को देखें तो वहां पर तहरीके इंसाफ एक लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। दूसरे नंबर पर आजाद अरकान है जिसका नंबर है 41 जो इस वक्त आजाद अरकान कौमी असम्बली में मौजूद है जो माजी के अंदर तहरीके इंसाफ के बल पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद हैं ये जो ANP तो इसमें शामिल है, ये अख्तर मैंगल साहब की जमात, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और इस तरह की दीगर छोटी छोटी जमातें और 2 आजाद अरकान भी इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। नंबर्स गेम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब अदालती इस्लाहात के इस बिल को की हमायत करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के नंबर शामिल करने के बाद हुकूमत के पास फिर भी 2 वोटों की कमी होगी और गवर्नमेंट के ज़राए का ये मानना है कि उनके पास 2 आज़ाद अरकान जो कि कौमी असम्बली में मौजूद हैं उनकी हमायत उनको हासिल हो चुकी है और इस वजह से उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है और 41 अरकान में से भी 5 अरकान ऐसे हैं जो इस बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 2/3
2/3 अक्सरियत से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं इस आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए। अगर हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो सेनेट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है, और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए यानी 64 का मैजिकल फिगर हासिल करने के लिए उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोटों की जरूरत है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट हुकूमत को मिल जाते हैं तो उनको किसी और की जरूरत नहीं, वो 64 के मैजिकल नंबर तक पहुंचकर 2/3 अक्सरियत से इस आईनी तरमीम को मंजूर करा सकते हैं। ये तो इसका एक पहलू आ गया, एक सवाल आ गया। दूसरी जानिब अगर हम गौर करें तो दूसरा सवाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि कौन सी आईनी तरामीम जो हैं वो पेश की जा रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी आईनी तरामीम के लिए जो तजावीज़ तैयार की हैं उसके अंदर 22 तरामीम हैं अदालती इस्लाहात के नाम के ऊपर, और इस आईनी तरामीम के पैकेज के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, टेन्योर जो है वो अदालती निज़ाम के अंदर कौन सा हो सकता है, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन के साथ साथ पार्लियामेंट्री कमीशन को भी एम्पावर करना, और उसके साथ साथ एक आईनी अदालत के क़याम के हवाले से भी तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है। अलबत्ता जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की बलाई हद को 65 से बढ़ाकर 68 साल करने के हवाले से अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद और उनके दीगर इत्तेहादियों में इत्तफाक़ राय नहीं पाया गया, और इस इत्तफाक़ राय की अदम मौजूदगी में ये बात अब काफ़ी हद तक वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि उम्र की बलाई हद के अंदर शायद मुमकिन तौर पर कोई छेड़खानी ना हो, लेकिन ये भी अभी तक स्पेकुलेशन इस वजह से है कि बिल टेबल नहीं हुआ और मुशावरती अमल इस वक्त तक भी जारी है। इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरमियान लंदन में तय पाया था, ये उसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा था कि मुल्क के अंदर एक आईनी अदालत कायम की जाए जो कि आइन से रिलेटेड तमाम तनाज़ात का हल करे, जबकि बाकी अदालतें सिर्फ और सिर्फ जो फौजदारी और दीवानी मुकदमात हैं, बैंकिंग मुकदमात हैं, टैक्स के मुकदमात हैं, वो सुने और तेज रफ्तारी के साथ काम करें, क्योंकि अदालतों का बहुत सारा काम इसी तरह के सियासी मुकदमात से जाया हो जाता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस सुप्रीम कोर्ट से उस कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और वो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। यकीनी तौर पर यह बात तो मुमकिन नहीं कि अगर हम आईनी तरामीम लेके आ रहे हैं तो अपोजिशन इस सारे अमल के अंदर खामोश रहे या लाताल्लुक रहे, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जिस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यह बात मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुश दिली के साथ किसी भी मामले के अंदर हिस्सा ले। तो इसका मतलब यह है कि आज और कल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजवानों में, दोनों इजलासों में ऐसी धमा चौकड़ी मचनी है जिसके नतीजे में चैनल्स की रेटिंग में भी इजाफा होगा और हम जैसे यूट्यूबर्स को भी अच्छा खासा मवाद मिलेगा अपनी वीडियोस को तैयार करने के लिए, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो और उनके मुंह से गटर ना उबले ये बात मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा आज जो धमा चौकड़ी है वो मचेगी भी, और इस बात का इशारा भी बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीगल विंग को भी हेड करते हैं, और इस वक्त ये जो वकला हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब और जनाब सलमान अकरम राजा साहब, ये पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। उनका यह मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए उनके मेंबरान को तोड़कर जोर और जबरदस्ती से उनको वोट दिलवाया, और चूंकि उन्होंने पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी की है लिहाजा आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस फाइल हुआ था और उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच ने सुना था, तो उस फैसले की रोशनी में ना तो वोट काउंट होगा और ना ही वो अरकान असेंबली मेंबर्स बरकरार रहेंगे। अलबत्ता
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पाकिस्तान के इस एक्ट को देखें जिसको आर्टिकल 238 का नाम दिया जाता है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आर्टिकल 238 में यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि पार्लियामेंट जो है वो आइन में तरमीम कर सकती है, जबकि आर्टिकल 239 के अंदर इस तरमीम को पेश करने और तरमीम को मंजूर करने का तरीक़ाकार दर्ज है। उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल 239 है, इसकी जो क्लॉज 5 है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस क्लॉज 5 के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि दस्तूर में किसी तरमीम पर किसी अदालत में किसी भी बिना पर चाहे वो कुछ भी हो एतराज नहीं किया जाएगा। यानी ये आइन में तरमीम के लिए वोट कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, नंबर्स कैसे पूरे किए गए हैं, इसके ऊपर किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2/3 अक्सरियत का नंबर यानी 224 को देखा जाएगा और इस आइनी तरमीम को मंजूर तस्वुर किया जाएगा। और क्लॉज 6 ये बात कहती है कि अज़ाले शक के लिए बजरिया हाजा करार दिया जाता है कि दस्तूर के अहकाम में किसी में तरमीम करने के मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के इख्तियार पर किसी किस्म की भी कोई पाबंदी नहीं है। यानी इस शिक के तहत पार्लियामेंट जो है आइन में जब चाहे तरमीम कर सकती है, शर्त यह है कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ इन मेंबर्स की हमायत हासिल करे। अब जहां तक ये बात का जिक्र किया है बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, तो आइन के इस शिक के तहत तो इस बात का इतलाक नहीं होता, लेकिन वो इस हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 12 जो कि 2010 में पेश की गई थी, इसका हवाला देते हैं और वो इसमें कहते हैं कि देयरफॉर इट कैन बी स्टेटेड दैट पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनब्राइडल्ड और अनफेटर्ड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट के पास कोई बिला रोक टोक इख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम करने का। एंड इफ एन अमेंडमेंट इज मेड द सुप्रीम कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू एग्जामिन इट एंड इफ नेसेसरी स्ट्राइक डाउन द ऑफेंडिंग होल और पार्ट देयरऑफ। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस बात का इख्तियार मौजूद है कि वो आइन में की जाने वाली तरमीम का जायजा ले सकती है और अगर वो इसकी जरूरत समझे तो फिर इस पूरी की पूरी आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन भी किया जा सकता है और उसके कुछ हिस्से के ऊपर जो है एतराज लगाकर उसको काला दम भी करार दिया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज दिस पावर not because it seeks to undermine parliament or travel beyond its domain। यानी उसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये इख्तियार इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियार को कम कर रही है या अपनी हदूद से तजावुज कर रही है, बट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज ग्रांटेड इट सच पावर। लेकिन क्योंकि कानून और आइन ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया है। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर of judicial review cannot be negated in any manner whatsoever because it is provided in the original constitution and its preamble। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो उसके पास इख्तियार है जुडिशियल रिव्यू का, इससे इनकार मुमकिन नहीं क्योंकि इसको यकीनी बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, असल कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1973 का, और इसका प्रीएम्बल जो इसका दिबाचा है उसके अंदर भी इस अमर को यकीनी बनाया गया है। ये बात 100% दुरुस्त है कि ये इख्तियार पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और जो जिस फैसले का इशारा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके अंदर यह नुक्ता भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 12 के फैसले के लिए जो 17 रुकनी फुल कोर्ट बना था उसमें से सिर्फ एक जज साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस फैसले का हिस्सा थे, और वो थे जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा ये वाला मामला भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो किस तरीके से इस चीज को लेके आगे चलेंगे। जहां तक तरमीम की बात है, तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चाहे जिस मर्जी तरीके से ये तरमीम को मंजूर किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू मेरी नजर के अंदर जो इस वक्त सामने है वो है 41 अराकीन जो कि आज़ाद हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उन आज़ाद अराकीन के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि इधर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हैं। और इस हवाले से
जो नजर ثانی کی درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور ابھی یہ فی الوقت یہ 41 اراکین آزاد ہی تصور کیے جاتے ہیں، اور آزاد اراکین کے اوپر کسی طرح کی پارلیمنٹری پارٹی کا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ دوسری جانب یہ جو آئینی ترامیم پیش کی جا رہی ہیں، ان آئینی ترامیم میں یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ جس ابہام کانسٹیٹیوشن کے اندر جس ابہام کے نتیجے میں دیا گیا ہے، اس ابہام کو بھی دور کیا جا رہا ہے، اور اس آئینی ترمیم کے بعد اور یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل ہے، اس کو از سر نو ری وزٹ کرنے کے بعد، اس کو مکمل طور پر کلیئر کرنے کے بعد آٹومیٹکلی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ نہ صرف ختم ہو جائے گا، بلکہ اس فیصلے کا جو انتظار تھا کہ جناب تفصیلی فیصلہ کب آئے گا، وہ بھی غیر مؤثر ہو جائے گا، اور اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچے گی، کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے پاس آئینی ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک غلط توجیہ ہے۔ آج پارلیمنٹ اپنی اس اختیار کا استعمال کرنے جا رہی ہے، اگرچہ آج اور کل 2 دن قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیزی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر پارلیمنٹ اپنے اس حق کو ایکسرسائز کرے گی تو اس کو یقینی طور پر خوش آئند ہی قرار دیا جائے گا، اور یہ پارلیمنٹ یعنی عوام کا اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے اپنے نمائندوں کے ذریعے، اور آج ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔